योशिकी एक बिल्कुल नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है जो अपना ज्यादातर टाइम अपने बेस्ट फ्रेंड हिकारू के साथ बिताता है। लेकिन जब हिकारू पहाड़ों पर जाता है और वहां एक खतरनाक हादसे में मर जाता है तो उसकी जगह एक शेप शिफ्टिंग मॉन्स्टर ले लेता है। योशी को ये बात पता चल जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे धमकी देता है कि अगर उसने ये राज किसी को बताया तो वो उसे मार देगा। योशी और हिकारू वैसे तो बस बहुत अच्छे दोस्त कहलाते हैं, जैसे मॉडर्न हिस्टोरियंस कहते हैं। दोनों अपना सारा फ्री टाइम साथ बिताते हैं। हिकारू हमेशा योशी को मोटिवेट करता है कि वो स्मार्ट है और उसे उनके छोटे से गांव से निकलकर शहर जाकर कॉलेज करना चाहिए। हिकारू मजाक मजाक में ये भी छेड़ता है कि शायद योशी इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। वो कहता है कि अगर योशी ने शहर जाकर कोई गर्लफ्रेंड बना ली तो उसे उससे कंपटीशन करना पड़ेगा और बेवकूफ योशी को अभी भी उसका इशारा समझ नहीं आता। एक दिन योशी हिकारू से पूछता है कि वीकेंड पर उसके क्या प्लान्स हैं। हिकारू जवाब देता है कि वो उस दिन पहाड़ों पर अकेले जाएगा, लेकिन डिटेल्स बताने से साफ मना कर देता है। हिकारू जब पहाड़ों पर अकेला जाता है तो एक बड़े हादसे का शिकार हो जाता है और गायब हो जाता है। योशी गांव के बाकी बड़ों के साथ सर्च पार्टी में शामिल हो जाता है और जान लगाकर जंगल में भागदौड़ करता है ताकि अपना दोस्त ढूंढ सके। लेकिन हिकारू बहुत बुरी तरह घायल हो चुका होता है और उसे समझ आ जाता है कि वो मरने वाला है। मरते वक्त वो चाहता है कि कोई उसके पास हो। उसी वक्त उसकी ये आखिरी चाहत सुनकर एक अजीब सुपरनैचुरल क्रीचर उसके मरते शरीर में समा जाता है और उसकी जगह ले लेता है। कुछ महीने बाद योशी और हिकारू फिर से अपनी हाई स्कूल लाइफ जी रहे होते हैं। दोनों साथ में आइसक्रीम खा रहे होते हैं जैसे पुराने वाले दोस्त। हिकारू अभी भी उतना ही फ्री स्पिरिटेड और मस्तीखोर लगता है, लेकिन योशी को लगता है कुछ गड़बड़ है। वो हिकारू से पूछता है कि जब वो जनवरी में पहाड़ों पर एक हफ्ते के लिए गायब था तो उसके साथ क्या हुआ था। हिकारू कहता है कि उसे कुछ याद नहीं। वो कहता है कि बार बार मत पूछ, उसकी याददाश्त ऐसे तो वापस नहीं आएगी। फिर वो योशी को छेड़ता है कि कहीं तुम मेरी फिक्र में पागल तो नहीं हो गया था। आखिर योशी हिम्मत करके सीधा कन्फ्रंट करता है। वो कहता है कि उसके दिमाग में कुछ बातें बार बार घूम रही हैं जब से हिकारू पहाड़ से वापस आया है। हिकारू मजाक करते हुए पूछता है, क्या तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार करना चाहते हो? लेकिन जब योशी कहता है कि तू असली हिकारू नहीं है तो हिकारू का चेहरा उतर जाता है। वो हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुझे कैसे पता चला? उसे लगा था कि उसने हिकारू की पूरी तरह कॉपी कर ली है। तभी अचानक वो क्रीचर अपना असली रूप दिखाने लगता है। हादसे में जो हिकारू की आंख चली गई थी वो अचानक पिघलकर डरावनी टेंटिकल्स में बदल जाती है। ये देखकर योशी सन्न रह जाता है, लेकिन फेक हिकारू उसे कसकर गले लगा लेता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि प्लीज किसी को मत बताना, उसे इंसान बनकर जीने में बहुत मजा आ रहा है। ये पहली बार है जब वो इंसान बना है और उसे स्कूल और दोस्तों के साथ टाइम बिताना अच्छा लग रहा है। वो कहता है कि भले ही ये शरीर और ये पर्सनैलिटी उसकी नहीं है, लेकिन उसे योशी सच में पसंद है और इसी वजह से वो चाहता है कि योशी उसका राज दुनिया को ना बताए। हिकारू कहता है कि अगर योशी ने ऐसा किया तो उसे मारना पड़ेगा और वो ऐसा करना बिल्कुल नहीं चाहता। ये सब सुनकर योशी बिल्कुल सुन्न हो जाता है। उसके दिमाग में डर और सदमा दोनों छा जाते हैं। उसे हमेशा से लगता था कि हिकारू अब नहीं रहा और अब ये सच हो जाने पर वो और भी टूट जाता है। लेकिन डर से भी ज्यादा वो फेक हिकारू को असली वाले का रिप्लेसमेंट मान लेता है और वो उसे भी खोना नहीं चाहता। अगली सुबह योशी को सपना आता है जब हिकारू जिंदा था। वो बिस्तर पर सिकुड़ कर बैठ जाता है और फूट फूट कर रो पड़ता है। उसके बाद नीचे नाश्ते के लिए जाता है, लेकिन घर वालों से बात नहीं करता और बाहर निकल जाता है। तभी उसे आवाज आती है कि हिकारू बाहर खड़ा है। हिकारू उससे कोई पागल सी कहानी शुरू करना चाहता है जो कल रात हुई थी, लेकिन योशी उसे साइड में धकेल कर कहता है, चल रास्ते में सुनाऊंगा वरना स्कूल लेट हो जाएगा। हिकारू को यह भी ठीक लगता है और वो चलते चलते उसे बताने लगता है कि उसकी माँ कल रात एक वाटरमेलन लेकर आई थी। योशी को फर्क नहीं पड़ता कि कहानी बोरिंग है या उसके सामने जो हिकारू खड़ा है वो नकली है। उसके लिए बस ये मायने लगता है कि हिकारू अभी उसके पास है, ना कि उसकी जगह जिंदगी में खाली है। स्कूल पहुंचने पर उन्हें कॉयर परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कराई जाती है जो आने वाले स्कूल फेस्टिवल के लिए थी, लेकिन हिकारू बस लिरिक्स को खाली नजरों से देखता रहता है, गाता कुछ भी नहीं। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद योशी उससे पूछता है कि तू गा क्यों नहीं रहा था? तो हिकारू जवाब देता है कि मैं लिरिक्स की मीनिंग में इतना खो गया था कि वर्ड ही भूल गया। दोनों अगली क्लास की तरफ निकलते हैं, लेकिन तभी कुछ लड़कियां बताती हैं कि आज उनकी रेगुलर क्लास नहीं होगी बल्कि एक एजुकेशनल मूवी दिखाई जाएगी। ये सुनकर हिकारू जोर जोर से खुश हो जाता है और एक लड़की को उसकी इतनी एक्साइटमेंट थोड़ी अजीब लगती है। उधर एक शेडी बंदा जिसका नाम तनाका है,
वो नजदीकी शहर के एक अपार्टमेंट में पहुंचता है और वहां के लोगों से कहता है कि उसकी कंपनी ने उसे रूटीन मेंटेनेंस के लिए भेजा है, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ एक हैमस्टर का पिंजरा होता है। घर के अंदर घुसते ही तनाका सामान इधर उधर पटकना शुरू कर देता है और उस हैमस्टर केज को किसी रेडार की तरह यूज करने लगता है सस्पिशियस चीजें ढूंढने के लिए, जबकि सबसे ज्यादा सस्पिशियस तो वही खुद लग रहा होता है। पता चलता है कि सच में वहां एक क्रीपी सा छोटा क्रीचर छुपा हुआ है, जिसे तनाका वहीं पर खत्म कर देता है, जबकि घर वाले डरे सहमे खड़े देखते रहते हैं। इसके बाद वो अपनी बॉस को कॉल करके बताता है कि उसे सुपरनैचुरल क्रीचर तो मिला, लेकिन वो टारगेट नहीं मिला जिसकी तलाश में वे लोग सदियों से हैं। तनाका कंपनी की एफिशिएंसी पर ताने मारना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी बॉस उसे सीधा बोलती है कि अगर तूने कंपनी की बुराई की तो तेरी सैलरी काट ली जाएगी। वापस स्कूल में योशी मूवी देखकर बोर हो रहा था, क्योंकि वो उसे पहले भी अनगिनत बार देख चुका है, लेकिन दूसरी तरफ हिकारू रो रो कर बुरा हाल कर लेता है। ये देखकर योशी हैरान हो जाता है और पूछता है कि रो क्यों रहा है, ये मूवी तो हम 5 बार पहले भी देख चुके हैं। तब हिकारू कहता है कि भले ही मूवी की यादें उसकी मेमोरी में हैं, लेकिन वो इसे पहली बार वास्तव में देख रहा है। स्कूल खत्म होने के बाद योशी हिकारू के साथ घूमने का प्लान बनाता है। हिकारू छोटी छोटी बातों में इतना खुश होता है कि योशी को थोड़ा अजीब लगता है। दोनों गांव में साइकिलिंग करते हैं और फिर पास के शहर के उस रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां सबसे बेहतरीन फ्राइड मीट मिलता है। हिकारू जैसे ही पहला निवाला खाता है, वो एक्साइटमेंट में पागल हो जाता है। योशी उसे डांटता है कि चुप हो जा, वरना लोग सस्पिशियस हो जाएंगे। योशी को अजीब लगता है कि हिकारू को चीजें याद तो रहती हैं, लेकिन उनके अनुभव उसके लिए नए होते हैं। हिकारू समझाता है कि वो बस यादें रिकॉल कर सकता है, महसूस नहीं कर सकता। वो बताता है कि असल में वो कभी जिंदा था ही नहीं, बल्कि जब से उसने हिकारू का शरीर लिया है, तभी से वो किसी जैसा बना है। योशी थोड़ा डर जाता है और पूछता है, तो तू भूत है क्या? हिकारू कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता मैं भूत हूं, लेकिन हां, मैं कुछ ज्यादा ही सिक और ट्विस्टेड चीज हूं। इसी बीच रेस्टोरेंट मालिक की बिल्ली आती है और योशी से चिपकने लगती है। हिकारू उसे प्यार करने के लिए झुकता है, लेकिन बिल्ली को उसका असली रूप महसूस हो जाता है और वो टॉम एंड जेरी स्टाइल में भाग खड़ी होती है। हिकारू को इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन योशी को बेचैनी होने लगती है। फिर भी वो उसे शहर घुमाने का ऑफर देता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि सिर्फ बिल्ली ही नहीं, और लोग भी हिकारू की असली सच्चाई महसूस कर सकते हैं। रास्ते में एक आम सी औरत उनके पास से गुजरती है और जैसे ही हिकारू उसके पीछे से निकलता है, औरत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पसीने से भीगकर वो घबराकर पलटती है, लेकिन उसे बस 2 हाई स्कूल के लड़के नजर आते हैं। कुछ देर शहर में घूमने के बाद योशी और हिकारू वापस गांव लौटते हैं, लेकिन बॉर्डर पार करते ही योशी को फिर शक होने लगता है कि पता नहीं हिकारू किस तरह का मॉन्स्टर है, और वो फिर भी उसे अपने साथ घुमा रहा है। उसे अपने होशो हवास पर शक होने लगता है। तभी हिकारू उसकी सोच तोड़ते हुए कहता है, अरे मैं बाद में तेरे घर आ जाऊं, हंटर एक्स हंटर का नया वॉल्यूम पढ़ना है। योशी मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक क्रीपी बूढ़ी औरत उन्हें देखती है और बुरी तरह चिल्लाने लगती है। वो चिल्लाती है कि लॉर्ड नानुकी पहाड़ से उतर आया है, और जैसे ही हिकारू एक कदम आगे बढ़ाता है, औरत सीधे अपने घर भागकर दरवाजा बंद कर लेती है। दोनों लड़के आगे बढ़ते हैं और योशी फिर असली हिकारू की मौत का मुद्दा उठाता है। फेक हिकारू तुरंत सफाई देने लगता है कि मैंने उसे नहीं मारा था, जब मैंने उसे पाया तब वो पहले से ही मरने की कगार पर था। फिर वो बताने लगता है कि उसे बस इतना याद है कि वो सदियों तक पहाड़ों में भटक रहा था, बिना किसी रूप और बिना किसी सेंस के। सब कुछ बदल गया जब उसने हिकारू को देखा और उसके अगले पल उसे लगा कि उसने उसका शरीर ले लिया है, लेकिन असल में कैसे हुआ वो खुद भी नहीं जानता। आखिरकार दोनों योशी के घर पहुंच जाते हैं। अलग होने से पहले वो उससे पूछ बैठता है कि क्या तुम मुझे सच में पसंद करता है? हिकारू हां कहता है, लेकिन योशी सोच में पड़ जाता है कि क्या ये फीलिंग्स उस मॉन्स्टर की अपनी है या फिर असली हिकारू की, क्योंकि असली ने तो कभी उससे ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। वो ये सब सुनकर रोने लगता है और जैसे ही घर के अंदर जाता है, हिकारू से कहता है कि अगर वो सच में उसे पसंद करता है तो उसे कभी छोड़कर मत जाना। उस रात योशी बिस्तर पर लेटा हुआ नींद नहीं ले पा रहा होता और बस हिकारू के बारे में ही सोच रहा होता है।
उसी वक्त वो मॉन्स्टर सीधा उस क्रीपी बूढ़ी औरत के घर पहुंच जाता है। औरत को पहले ही एहसास हो जाता है कि मौत उसके दरवाजे पर आ चुकी है। वो दरवाजा खोलने से मना कर देती है, भले ही नकली हिकारू दरवाजा खटखटा कर कहता है कि उसके लिए डिलीवरी है। औरत गुस्से में कहती है दफा हो जाओ, लेकिन अचानक मॉन्स्टर घर के अंदर घुस जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है, उस बूढ़ी चुड़ैल के दिमाग में पुराने काले सफेद दर्दनाक यादें लौट आती हैं। वो बिल्कुल चुप हो जाती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसकी आखिरी नजर उसी मॉन्स्टर पर पड़ती है और वहीं पर वो उसे मार डालता है। किसी तरह खबर मिलते ही पुलिस जल्दी से पहुंच जाती है। मात्सुरा की मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और बाकी लोग घबराने लगते हैं। उन्हें यकीन है कि अब लॉर्ड नानुकी उनके पीछे भी आने वाला है। उन्हीं में से एक तनाका को मदद के लिए बुलाता है। तनाका इस काम के लिए मान तो जाता है, लेकिन मन ही मन उसे सुस्त और अजीब गांव में आने का मन नहीं था, खासकर उस खतरनाक मॉन्स्टर का सामना करने का। अगली सुबह योशी और हिकारू साइकिल से स्कूल जा रहे होते हैं। हिकारू योशी से कहता है कि जरा धीरे चला, वो साथ नहीं रख पा रहा। योशी अचानक साइकिल रोक देता है। हिकारू सोचता है कि उसने उसके लिए रुककर ये किया है, लेकिन तभी वो देखता है सामने से कई पुलिस कार तेजी से निकल रही हैं। योशी हैरान होकर पूछता है कि ये क्या हो रहा है। हिकारू मजे से बताता है कि पिछली रात वो पागल बूढ़ी औरत मात्सुरा मर गई। वो उत्साहित होकर कहता है कि आज पहली बार उसने असली पुलिस कार देखी है। योशी का ये रिएक्शन बिल्कुल अजीब लगता है, लेकिन दोस्ती के खातिर वो कुछ नहीं कहता। उसी वक्त तनाका गांव की तरफ अपनी गाड़ी लेकर आ रहा होता है और गाड़ी में लड़कियों वाले एनिमे सॉन्ग्स बजा रहा होता है। गांव के स्कूल में योशी की क्लास में हर जगह मात्सुरा की मौत की बातें हो रही होती हैं। एक लड़की कहती है कि उसने सुना है मात्सुरा ने खुदकुशी की और अपना हाथ गले में ठूसकर दम तोड़ दिया। यह सुनकर एक दोस्त घबरा जाता है और कहता है कि मात्सुरा ने शायद कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। योशी बस चुपचाप हिकारू की तरफ देखता है, लेकिन दोस्तों के सामने कुछ नहीं कहता। अचानक बस कट वाला लड़का, जिसे हम बस कहेंगे, कहता है कि शायद उस पर भी शाप लग चुका है। लड़कियां पूछती हैं कि उसका मतलब क्या है। बस बताता है कि वो अक्सर स्कूल से घर जाते वक्त शॉर्टकट लेता है और जंगल से होकर निकलता है, लेकिन वो जंगल बेहद डरावना है। लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं बच्चा मत बन, लेकिन बज उन्हें समझाता है कि वो नहीं समझती वो रोज क्या झेलता है। वो बताता है कि जैसे ही जंगल से गुजरता है, उसकी नजरें जमीन से ऊपर उठती ही नहीं और अगर कभी ऊपर देखने की कोशिश करता है तो उसका शरीर एकदम से फ्रीज हो जाता है। बस कहता है कि अब वो अकेला ये सब नहीं झेल सकता और योशी से कहता है कि आज वो उसके साथ घर चले। योशी साफ मना कर देता है कि उसे इन चक्करों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तभी हिकारू वहां आ जाता है और क्यूरियोसिटी से पूछता है कि मामला क्या है। वो कहता है कि वो बज और योशी दोनों के साथ जंगल से होकर जाएगा। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हिकारू पहले तो भूत प्रेत की बातों से बहुत डरता था। लड़कियां ताना मारती हैं कि क्या वो सच में कर भी पाएगा, क्योंकि जब भी सब साथ में हॉरर मूवीज देखते थे तो हिकारू तो वहीं फेंट हो जाता था। लेकिन हिकारू हंसकर कहता है कि अब ऐसी चीजें उसे डराती नहीं है। बस को राहत मिलती है और कहता है कि आज पूरा फ्रेंड ग्रुप उसे जंगल से घर छोड़ने जाएगा। वहीं दूसरी तरफ तनाका गांव पहुंच चुका था, जहां गुस्साए आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें लगता था कि तनाका बहुत पहले आ जाएगा, लेकिन तनाका उनकी झुंझलाहट पर हंस देता है और कहता है कि वो तुरंत अपना काम शुरू करेगा। वो मात्सुरा के घर में घुस जाता है, जबकि वो अभी भी क्राइम सीन था। बाकी लोग मजबूरी में उसका पीछा करते हैं। तनाका घर देखकर बोलता है कि ये तो बिल्कुल कचरा दिख रहा है। फिर वो टेका नाम के आदमी से उसके पिता के बारे में पूछता है। टेका बताता है कि उसके पापा घर से बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि वो मात्सुरा के साथ जो हुआ उससे डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि अगला शिकार वही बनने वाले हैं। ये सुनकर तनाका हंसने लगता है, क्योंकि उसने पहले ही ऐसा होने की भविष्यवाणी की थी। ये सुनकर टेका गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि मजाक मत करो, गांव के लोग मर रहे हैं। वो तनाका की कंपनी को दोष देता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ कोई अजीब सा रिचुअल किया था। लेकिन तनाका कहता है कि अगर उन्होंने वो ना किया होता तो कोई बड़ी कंपनी यहाँ की ज्योग्राफी बदल देती और उसके बहुत गंभीर नतीजे निकलते। तभी पास खड़ा बुजुर्ग आदमी, जिसके बाल बज कट है, बोल उठता है कि गांव में सिर्फ बूढ़ी औरत की मौत से भी ज्यादा डरावनी चीजें हो रही हैं। वो कहता है कि ये सब शायद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि हिकारू के परिवार का वो रिचुअल फेल हो गया जो उन्हें करना था। उधर बज अपने दोस्तों को उस डरावने जंगल वाले हिस्से में ले जाता है जहां से गुजरकर वो घर जाता है। उसके दोस्त भी मानते हैं कि ये जगह क्रीपी है, लेकिन वो ज्यादा हिचकिचाते नहीं और सीधा जंगल में घुस जाते हैं। ये देखकर बज हैरान रह जाता है, क्योंकि वो तो अब तक अकेले हिम्मत भी नहीं जुटा पाया था। जल्दी ही वो भी उनके पीछे भागता है, लेकिन सरप्राइजिंगली जंगल के अंदर कुछ भी डरावना नहीं था।
बस को एहसास होता है कि शायद वो ओवरथिंक कर रहा था। वो अपने दोस्तों का शुक्रिया करता है और उन्हें सावधान रहने को कहता है। मात्सुरा के घर पर तनाका को हर जगह लॉर्ड नानुकी लिखा मिलता है। वो सोचता है इसका मतलब क्या है। बुजुर्ग बताता है कि जब मात्सुरा बच्ची थी तो उसे पहाड़ों में कोई डरावना एक्सपीरियंस हुआ था। वो कैसी थी कि उसने वहां कुछ बहुत भयानक देखा। हालांकि इसके बाद भी वो नॉर्मल थी, लेकिन जब उसकी बेटी अचानक गायब हो गई तो वो पागल सी हो गई। तनाका उस गुमशुदा बेटी के बारे में पूछता है तो सब लोग अचानक चुप और असहज हो जाते हैं। तनाका कहता है कि जो भी मात्सुरा ने जंगल में देखा उसने उसे डरा भी दिया और उसी ने उसे आकर्षित भी किया। तभी उसका हैमस्टर अचानक तेज दौड़ने लगता है क्योंकि उसे वहां सुपरनैचुरल एनर्जी महसूस होती है। जंगल में योशी और उसके दोस्त शांति से घर लौट रहे होते हैं। तभी योशी को लगता है कि कोई उसे घूर रहा है। वो जंगल की तरफ देखता है और दूर एक सफेद जिगजैग लाइन देखता है। जितनी देर वो उसे देखता है वो लाइन उतनी पास आती जाती है। थोड़ी ही देर में वो लाइन एक लंबे गले वाले भूत का रूप ले लेती है। जब तक योशी समझता है बहुत देर हो चुकी थी। उसे पैनिक अटैक होने लगता है और वो जमीन की तरफ देखने लगता है। लेकिन हिकारू कहता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि वो क्रीपी घोस्ट उसका पीछा कर रहा है। हिकारू अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद आगे बढ़ता है और भूत को अपनी तरफ बुलाता है। उसी वक्त उसकी नाक से खून निकलने लगता है। उधर तनाका अपनी टीम को गांव के मंदिर में ले आता है क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहां वो मात्सुरा के घर वाली क्रीपी एनर्जी से बच सकते हैं। वो बताता है कि गांव आने से पहले वो पहाड़ पर गया था और वहां उसे एक छोटा सा थैला मिला। बाकी लोग उसे पहचान लेते हैं कि ये हिकारू के पापा का थैला था। तनाका कहता है कि उसमें उसे एक अजीब चीज मिली। वो बाहर निकालता है एक छोटा सूखा हुआ सिर जैसा ऑब्जेक्ट। सबको घिन आती है और फिर वो बताता है कि ये असल में एक इंसान की खोपड़ी थी। तनाका कहता है कि ये सूखी खोपड़ी बुरी आत्माओं को दूर भगा सकती है। पहले उसे लगा था कि शायद इसी वजह से पहाड़ वाली इंप्योरिटी गायब हो गई। सब लोग ये सुनकर थोड़ी उम्मीद पकड़ लेते हैं, लेकिन तनाका कहता है कि वो गलत था। असल में इंप्योरिटी पहाड़ से नीचे आ गई है और अब किसी इंसान का रूप लेकर उनके बीच छुपी हुई है। उसी वक्त यूकी और योशी के दोस्तों को एक बेहद डरावनी आवाज सुनाई देती है जो और किसी को सुनाई नहीं देती। यूकी तुरंत आसाको को पकड़कर जंगल से दूर खींच ले जाती है बिना कुछ बताए। इस बीच योशी हिकारू से पूछता है कि अभी क्या हुआ। हिकारू बताता है कि भूत योशी से चिपकना चाहता था तो उसने उसे कंप्रेस करके खा लिया, लेकिन उसने काफी रेजिस्टेंस किया जिसकी वजह से उसकी नाक से खून निकला। हिकारू आगे कहता है कि भूत बहुत अकेले होते हैं और वो किसी भी इंसान से चिपक जाते हैं जो उन्हें देख ले। इसी वजह से वो नहीं चाहता कि योशी किसी और को देखे क्योंकि सिर्फ वही योशी से चिपकने का हक रखता है। इतना कहकर वो सड़क पर पहुंचते हैं जहां यूकी और आसाको उनका इंतजार कर रही होती हैं। हिकारू कहता है कि वो ठोकर खाकर गिर गया था और उसकी नाक लग गई। यूकी माफी मांगती है कि वो दोनों को पीछे छोड़ाई क्योंकि उसे कोई अजीब सी पॉप आवाज सुनाई दी थी। हिकारू कहता है कि वो शायद दूर से गोली चलने की आवाज थी और उससे चिंता न करे। लेकिन फिर असाको को नोटिस होता है कि जंगल से आ रही वो डरावनी एनर्जी अचानक गायब हो गई। उसे लगता है कि वो गोली चलने से खत्म हो गई है। तभी हिकारू उसे खतरे की तरह देखने लगता है क्योंकि वो सुपरनैचुरल एनर्जी को ज्यादा महसूस कर लेती है। इसके बाद सब लोग वापस स्कूल आते हैं जहां योशी जानना चाहता है कि हिकारू ने वो भूत कैसे खा लिया। हिकारू उसे एक स्टोर रूम में ले जाता है अपना बॉडी दिखाने और कपड़े उतारने लगता है। तभी उसे अचानक असली हिकारू के पापा की वो बात याद आती है जो उन्होंने बचपन में कही थी कि जिस लड़की से प्यार हो उससे जल्दी शादी कर लेनी चाहिए वरना लॉर्ड नैनुकी उसे पहाड़ पर खींच ले जाएगा। उन्होंने कहा था कि नैनुकी ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो अकेला है, लेकिन उसका एक समझौता है कि अगर कोई शादी कर ले तो वो उसके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सपना टूटते ही हिकारू योशी से कहता है कि लगता है वो कुछ नॉटी करने वाले हैं तो जल्दी कर। हिकारू झट से अपनी शर्ट के बटन खोल देता है और अपनी छाती में एक बड़ा सा गैप दिखाता है जिसे देख योशी डर जाता है, लेकिन हिकारू जबरदस्ती उसे कहता है कि हाथ अंदर डालो। योशी मन मारकर हाथ डाल देता है और उसे लगता है जैसे फेक हिकारू के अंदर का हिस्सा ठंडी मैरिनेटेड चिकन जैसा है, लेकिन हिकारू उसे गर्म महसूस करता है। वो योशी को कहता है कि आराम से एक्सप्लोर कर और योशी हाथ ऊपर की तरफ धकेल देता है जिससे वो हिकारू के दिमाग के जी स्पॉट को छू देता है। योशी को अंदर हाथ रखने में इतना आराम आने लगता है कि अचानक हिकारू उसे अंदर खींचने लगता है। घबराकर योशी झट से हाथ बाहर निकालता है। हिकारू हंसते हुए पूछता है, डर गया क्या? जब योशी थोड़ा शांत होता है तो उसकी नजर हिकारू की खुली शर्ट पर पड़ती है और वो उसे फुल फैन सर्विस व्यू दे देता है। ये देख योशी तुरंत मुंह फेर लेता है ताकि अपना लाल चेहरा छुपा सके क्योंकि वो अभी बाहर आने को रेडी नहीं है, और फिर कहता है अबे बटन बंद कर ले। उसके बाद योशी लोकल सुपरमार्केट जाता है सामान लेने। कैशियर अपनी बकबक से उसका दिमाग खा रहा होता है। तभी वही औरत जिसने पहले हिकारू की अजीब एनर्जी फील की थी उसे नोटिस करती है। योशी का ध्यान तभी टूटता है जब उसका सामान हो जाता है और वो बाहर निकलता है।
जैसे ही वो बाइक पर बैठने वाला होता है, औरत उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वो किसी बहुत खतरनाक चीज के करीब जा रहा है और उसे तुरंत दूर हो जाना चाहिए। पहले से ही फ्लस्टर हुआ योशी पूछता है कि उसका मतलब क्या है। औरत कहती है कि अगर वो उस क्रीपी चीज के साथ ज्यादा घुल मिलता रहा तो इंसान रहना छोड़ देगा। फिर वो अपना परिचय एक नॉर्मल हाउसवाइफ के तौर पर देती है जो बस सुपरनैचुरल चीजें देख सकती है। वो बताती है कि कई महीनों से उसे गांव के पास वाले पहाड़ से बहुत डरावनी ऑरा महसूस हो रही थी, लेकिन अचानक वो गायब हो गई और अब उसे साफ दिख रहा है कि वो ऑरा योशी से चिपक गई है। औरत कहती है कि उसे पता है योशी के पास अपने कारण होंगे उस क्रीपी चीज को साथ रखने के, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी भी समय है और वो इससे दूर हो सकता है। फिर वो अपना नंबर योशी को देकर कहती है कि जब भी फैसला लेने को रेडी हो तो उसे कॉल कर लेना। कुछ दिन बाद योशी दिन में हिकारू के घर पहुंचता है और सोचता है कि क्या रीड नाम की उस औरत को टेक्स्ट करे जिसने पहले मदद ऑफर की थी, लेकिन आखिर में वो डिसाइड करता है कि अभी कांटेक्ट नहीं करेगा। हिकारू ये सुनकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि तरबूज उसका फेवरेट फल है, भले ही उसने अभी तक असली में खाया नहीं है। थोड़ी ही देर में दोनों तरबूज खाने लगते हैं और इससे योशी को बचपन याद आ जाता है जब दोनों ने गलती से तरबूज के बीज निगल लिए थे और डरने लगे थे कि कहीं वो लोग तरबूज वाले आदमी न बन जाए। योशी सोचता रहता है कि वो एक शेप शिफ्टिंग राक्षस को अपना बेस्ट फ्रेंड मान के ट्रीट कर रहा है और सोचता है कि कब तक ये सब ऐसे ही चलेगा। इसी बीच उसे पैनिक अटैक जैसा महसूस होने लगता है। तभी हिकारू उसे थैंक यू बोलता है आने के लिए, क्योंकि उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। वो तरबूज के लिए भी शुक्रिया कहता है। योशी पूछता है कि अचानक ये सब क्यों बोल रहा है। हिकारू बस कहता है कि उसने जो महसूस किया वही बताना था। उसकी बातें सुनकर योशी और ज्यादा हिल जाता है। उसके बाद हिकारू दोबारा सो जाता है और योशी एक नजर उस पर डालता है, फिर उसकी और उसके पापा वाली फोटो की तरफ देखता है। उसे याद आता है कि हिकारू के पापा फोटो खिंचवाने के थोड़े ही समय बाद मर गए थे और वो भी फॉरबिडन माउंटेन्स गए थे और उसी टाइम पर हिकारू भी उन्हीं पहाड़ों पर गया था। योशी फिर उनकी पुरानी तस्वीरें देखने लगता है और सोचता है कि पूरे गांव में सिर्फ वही दोनों एक ही उम्र के थे, इसलिए हमेशा साथ साथ रहे, जैसे एक थैली के चट्टे बट्टे। लेकिन अब असली हिकारू मर चुका है और उसकी जगह कोई राक्षस आ गया है और योशी को समझ नहीं आ रहा कि वो इसे कैसे संभाले। ज्यादा तनाव में आकर उसे उल्टी जैसी होने लगती है और वो सोचता है कि अब शायद उसे री से सच में बात करनी चाहिए। जब वो कंफ्यूज हो रहा होता है कि मैसेज करे या नहीं, तभी हिकारू नींद में बड़बड़ाने लगता है, जिससे योशी डर जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो शांत होता है और आखिरकार री को मैसेज भेजने का फैसला करता है। तभी हिकारू की माँ उसे किचन से बुलाती है कुछ सामान देने के लिए। बदकिस्मती से योशी अपना स्मार्टफोन वहीं कमरे में छोड़ जाता है और उसी समय री उसके मैसेज का रिप्लाई कर देती है कि क्या वो अब उससे बात करने के लिए तैयार है। तभी हिकारू उठ जाता है और मैसेज पढ़कर सोचता है कि ये औरत कौन है जो उसके बॉयफ्रेंड को छीनने की कोशिश कर रही है। बाद में योशी री से सुपरमार्केट के बाहर मिलता है। री बहुत नॉर्मल और खुशमिजाज तरीके से बिहेव करती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर दोनों एक लोकल रेस्टोरेंट जाते हैं। री मेन्यू देखने लगती है, लेकिन योशी उसे टोक देता है कि वो दोनों यहाँ किसी जरूरी बात के लिए आए हैं। तब री सीरियस होकर उससे पूरी बात सुनने को कहती है। योशी उसे हिकारू के बारे में सब बता देता है, लेकिन सारे डिटेल्स छुपाकर। री फिर भी समझ जाती है और उसे ढांढस बंधाती है। वो कहती है कि उसने जरूर बहुत कुछ अकेले झेला होगा, लेकिन अब उसे खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। वो बताती है कि उसने भी अपना कोई करीबी खोया है, लेकिन उन्हें ये सच्चाई मानकर आगे बढ़ना होगा। योशी अब उसकी कहानी जानने को क्यूरियस होता है, लेकिन तभी री सोचने लगती है कि शायद जो राक्षस हिकारू की जगह आया है उसने ही लड़की का रूप धारण किया है। तभी एक वेट्रेस ऑर्डर लेने आ जाती है और उसकी सोचने की कड़ी टूट जाती है। ऑर्डर देने के बाद री योशी से पूछती है कि क्या उसने गांव में कोई अजीब या डरावनी चीज नोटिस की है, क्योंकि उसे लग रहा है कि गांव में बाहर से सुपरनैचुरल चीजें आ रही हैं। योशी को लंबी गर्दन वाले भूत की याद आती है। तब री कहती है कि उसे लगता है योशी का ये दोस्त ही उन सब डरावनी चीजों को अपनी तरफ खींच रहा है। ये सुनकर योशी चौंक जाता है। तो री और डिटेल में बताती है कि जो चीज हिकारू की जगह आई है वो किसी नर्क से निकले हुए भयंकर मांस की तरह थी, लेकिन जैसे ही वो पहाड़ से बाहर निकली अजीब सी विकृति फैलने लगी। री कहती है कि उसे कभी पहाड़ से बाहर आना ही नहीं चाहिए था। वो बताती है कि जो बूढ़ी औरत मत्सूरा हाल ही में डरावनी मौत मरी थी, उसका भी शायद उसी चीज से कनेक्शन था। री मानती है कि अब उसे अपनी खुद की जान का भी डर है। वो कहती है कि उसका मन है कि वो तुरंत ये शहर छोड़ दे, लेकिन उसकी सास और बेटी यहीं रहती हैं और उन्हें छोड़कर वो नहीं जा सकती। योशी अचानक उसके खाली उंगली रिंग फिंगर को नोटिस करता है और पूछता है कि उसने ये क्या मतलब निकाला जब उसने कहा कि दोनों ने किसी को खोया है। रे बताती है कि कुछ साल पहले उसका मरा हुआ पति अचानक एक दिन घर वापस आ गया था।
शुरू में तो उसे लगा कि खुश होनी चाहिए, लेकिन एंड बहुत बुरा हुआ। उसे समझ आ गया कि जो उसके पति की जगह आया है उसके साथ असली खुशी नहीं मिल सकती, और वो चाहती है कि योशी भी वही गलती ना करे। लेकिन योशी समझ नहीं पाता कि आखिर इस हालत में उसे करना क्या चाहिए। अगले दिन जब स्कूल खत्म होता है, सब घर चले जाते हैं, लेकिन योशी क्लास में ही बैठा रहता है, चुपचाप बारिश को देखता हुआ, खोया हुआ। हिकारू से ढूंढता फिरता है और आखिर में असाको क्लासरूम में से देख लेती है। योशी बहाना मारता है कि वो कुछ ढूंढ रहा था और असाको से कहता है कि हिकारू को बोल दे वो उसके बिना घर चला जाए। वो रे की बातें सोचने लगता है और खुद से सवाल करता है कि असली हिकारू कौन सा है और नकली हिकारू से छुटकारा कैसे पाए। तभी अचानक हिकारू आ जाता है उसे घर ले जाने। योशी उससे कहता है कि आज वो अकेले जाएगा। हिकारू पूछता है कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, जैसे पीरियड्स में हो। फिर उसे हंसाने के लिए मजाकिया चेहरा बनाता है, लेकिन योशी हंसता ही नहीं। हिकारू उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकता है, लेकिन योशी उसका हाथ झटक देता है और बोलता है कि उसे अकेला छोड़ दो। हिकारू को बुरा लगता है और पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत किया है, इसलिए योशी नाराज है। योशी उल्टा पूछता है कि वो सब अपने ऊपर क्यों ले रहा है। हिकारू बोलता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कल तक तो सब ठीक था। योशी गुस्से में कहता है कि बस दूर हो जा, और उसे क्रीप कह देता है। ये सुनकर हिकारू भड़क जाता है। वो कहता है कि योशी उससे चीजें क्यों छुपा रहा है, जैसे किसी अजनबी से गुपचुप बातें करना। योशी थोड़ा हिल जाता है ये सुनकर, लेकिन फिर भी बोलता है कि क्यों बताए कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। हिकारू भड़क कर कहता है कि पहले तो वो सब बताता था। योशी चिल्लाकर कहता है कि पहले तू था ही कहाँ, तू तो कुछ महीने पहले ही आया है। हिकारू को अचानक समझ आता है कि योशी इसलिए परेशान है क्योंकि वो असली वाला हिकारू नहीं है। ये सोचकर उसका दिमाग घूमने लगता है, क्योंकि अंदर से वो भी जानता है कि ये सच है। वो योशी का हाथ पकड़कर पूछता है कि क्या वो उसके लिए काफी नहीं है, जबकि उसने असली हिकारू की परफेक्ट कॉपी की है। योशी चिल्लाता है कि चाहे कितना भी कॉपी कर ले, वो कभी इंसान नहीं बन सकता। फिर से वो नकली हिकारू को दूर हटने को कहता है, और तभी उसके अंदर कुछ टूट सा जाता है। वो रोने लगता है और कहता है कि हाँ, उसे ये सब पता है, लेकिन फिर भी वो योशी से प्यार करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यही उसका जीने का तरीका है। धीरे धीरे असली हिकारू की फीलिंग्स और उस प्राणी की फीलिंग्स आपस में मिलने लगती हैं। उसका ये टूटना देखकर योशी भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अचानक वो प्राणी अपनी असली शक्ल दिखाता है, पूरा क्लासरूम भर जाता है और वो योशी पर टूट पड़ता है। उसे दबोचकर मुंह और नाक के रास्ते अंदर घुस जाता है। शुरुआत में योशी को गंदा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे अजीब सी अच्छी फीलिंग आने लगती है, जो काफी सस है। तभी वो कुछ बहुत पुरानी यादें देखता है, जिसमें हिकारू जैसा दिखने वाला कोई इंसान अपने हाथ में किसी का कटा हुआ सर पकड़े होता है। अचानक वो प्राणी पीछे हट जाता है और योशी होश में आ जाता है। योशी रोने लगता है और कहता है कि वो कभी योशी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। ये कहकर हिकारू धीरे धीरे चलता हुआ क्लास से बाहर निकल जाता है। जाते जाते वो बस एक बात कहता है कि प्लीज मुझसे नफरत मत करना। योशी घर लौटकर खुद को समझाने की कोशिश करता है कि उसने सही किया है उसे भगाकर, लेकिन अंदर से उसका एक हिस्सा अब भी चाहता है कि वो आसपास रहे, हिकारू के रिप्लेसमेंट के तौर पर। अगले दिन हिकारू स्कूल नहीं आता। यूकी और असाको योशी से पूछते हैं कि क्या दोनों में झगड़ा हुआ था, क्योंकि यही वजह हो सकती है कि एक स्कूल मिस कर रहा है और दूसरा इतना उदास लग रहा है। योशी मान लेता है कि झगड़ा हुआ था। यूकी उससे कहता है कि जल्दी सोरा कर ले, क्योंकि हिकारू तो पिछले दिनों ऐसे चिपक रहा है जैसे कोई बच्चा माँ बाप से चिपकता है। ये सुनकर योशी को एहसास होता है कि यूकी ने एक लाइन में पूरी सिचुएशन समझा दी, जितना वो खुद कभी नहीं समझ पाया। वो तुरंत हिकारू के घर भागता है और वहां उसे कंबल में लिपटा हुआ मिलता है। योशी उससे माफी मांगता है तो हिकारू शर्माते हुए कहता है कि असल में उसे ही माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसने कल उस पर अटैक कर दिया था। योशी उसे समझाने की कोशिश करता है कि बात वो नहीं है, लेकिन हिकारू कहता है कि उसे कल किए हुए काम पर बहुत शर्म आ रही है। वो योशी से पूछता है कि क्या वो उससे नफरत करता है इस वजह से। योशी कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। अचानक हिकारू कंबल से बाहर आकर रोने लगता है और कहता है कि उसे बस योशी के करीब रहना है, उसे फर्क नहीं पड़ता अगर वो और लोगों के साथ भी घूमता है। हिकारू से कहता है कि बस उसे अकेला मत छोड़ना। योशी वादा करता है और मजाक में बोलता है कि वो तो बस एक अकेला बच्चा है जिसे कुछ पता नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर योशी को लगता है कि वो गलती कर रहा है, फिर भी खुद को रोक नहीं पाता और हिकारू की तरफ हाथ बढ़ा देता है। उसके दिमाग में आता है कि अगर वो सच में एक बच्चा है जिसे अभी कुछ नहीं आता, तो शायद वो उसे कुछ बातें सिखा सकता।